नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने विद्युत मापक यंत्र के अंदर जो सूचक मापक यंत्र होता है, उस मापक यंत्र के अंदर कार्य करने वाले बलों के बारे में डिस्कस किया था कि जो सूचक यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से 3 बल काम करते हैं। जिसमें हमने पहला बल जो पढ़ा था वो था विक्षेपक बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा नियंत्रक बल यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क, और थर्ड नंबर पे पढ़ा हमने अवमंदक बल यानी कि डैम्पिंग टॉर्क। इन तीनों बलों के जो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, उन सब बातों के बारे में हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। दोस्तों, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक एक मापक यंत्र लेंगे और उसके बारे में डिटेल से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस मापक यंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पीएमएमसी। क्या नाम है उसका? पीएमएमसी। पीएमएमसी की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीएमएमसी। क्या है आपका? पीएमएमसी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो पीएमएमसी मापक यंत्र होता है उसके फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, इस पी का मतलब होता है क्या? परमानेंट। क्या? परमानेंट। फिर अगले एम का मतलब होता है मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। फिर होता है मूविंग, और फिर होता है कॉइल और इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या हो गई? तो पीएमएमसी की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये किसकी फुल फॉर्म है? आपकी पीएमएमसी की फुल फॉर्म है। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो देखिए, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो स्थायी चुंबकीय, स्थायी चुंबकीय चल कुंडली, स्थायी चुंबकीय चल कुंडली यंत्र। तो स्थायी चुंबकीय चल कुंडली यंत्र यानी कि पीएमएमसी, इसके बारे में आज की हम क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पीएमएमसी का डायग्राम देखते हैं कि पीएमएमसी है उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएमएमसी का कौन सा भाग क्या कार्य होता है। फिर इसके बारे में, इसकी वर्किंग और इसके अंदर कार्य करने वाले बलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं कि जो पीएमएमसी है उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, पीएमएमसी का डायग्राम। देखिए, आपके सामने बोर्ड पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका पीएमएमसी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये पीएमएमसी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या है? आपका स्केल है। क्या है? स्केल। स्केल के ऊपर ये दो क्या लगा रखे हैं, एक तो ये ऊपर की तरफ और एक ये नीचे। ये दो क्या लगा रखे हैं हमने? ज्वेल बियरिंग। क्या लगा रखे हैं? ज्वेल बियरिंग। इन ज्वेल बियरिंगों पर क्या लगा हुआ है? आपका स्पेंडल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पेंडल। तो इस पीएमएमसी के अंदर दो ज्वेल बियरिंग का उपयोग करते हैं और दोनों ज्वेल बियरिंग के बीच में एक स्पेंडल को क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। अब देखिए, ये जो स्पेंडल है इस पर क्या क्या लगा हुआ है? तो स्पेंडल के ऊपर देखिए, ये जो आयताकार भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये आयताकार भाग क्या है? एल्यूमिनियम का फ्रेम है। क्या है? एल्यूमिनियम का फ्रेम। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर क्या लगा रखी है हमने? कॉइल्स लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कॉइल। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर देखिए क्या लगा रखा है? आयरन का, सिलेंड्रिकल आयरन, यानी कि एक लोहे का टुकड़ा इसके अंदर हमने क्या रख रखा है? लगा रखा है। तो इस वाले बीच वाले के अंदर जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है, मैं यहाँ पे बना देता हूं उसको। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? एक एल्यूमिनियम की फ्रेम है। ये इस प्रकार से क्या है? आपकी एक एल्यूमिनियम की फ्रेम। इस एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तो क्या लगा रखी है? तो इस एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर एक लगा रखी है वाइंडिंग। क्या लगा रखी है? इस एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर एक वाइंडिंग लगा रखी है। तो ये तो हो गया आपका क्या? ये तो हो गया एल्यूमिनियम का फ्रेम। क्या हो गया आपका? एल्यूमिनियम का फ्रेम, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर क्या लगा दी हमने? तो इसके ऊपर लगा दी हमने कॉइल। क्या लगा दी? कॉइल, यानी कि वाइंडिंग। फिर एल्यूमिनियम के फ्रेम के बीचों बीच में, इस एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया?
तो इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के बीच में हमने एक लगा दिया लोहे का टुकड़ा, क्या लगा दिया, एक आयरन पीस, सिलेंड्रिकल जो आयरन का पीस है, लोहे का एक टुकड़ा है, वो इसके बीच में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। तो आपको ये जो चौकोर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इस चौकोर वाले हिस्से के अंदर मुख्य रूप से कितनी चीजें, 3 है। एक तो क्या है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर क्या लगा रखी है हमने, कॉइल्स, और कॉइल के अंदर क्या लगा रखा है हमने, एक लोहे का टुकड़ा लगा रखा है। अब ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो स्पेंडल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्पेंडल, और दोनों स्पेंडल को दोनों तरफ 2 ज्वेल बियरिंग लगा के उसको अपन ने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। फिर क्या कर रखा है, ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसके दोनों तरफ अपन ने 2 स्थायी चुंबक लगा दी, क्या लगा ली, 2 स्थायी चुंबक, जिसका इधर वाला ये जो ध्रुव है ये एन का मतलब है ये उत्तरी ध्रुव, और उधर वाला जो ध्रुव है वो कौन सा ध्रुव है आपका, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम था, इस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर हमने दोनों तरफ से क्या लगा दी, 2 स्थायी चुंबक के ध्रुव इसके दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। फिर ये जो स्पेंडल है इसमें नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है, ये स्प्रिंग लगा रखी है, क्या लगा रखी है, स्प्रिंग। और हमने देखा था कि जो हमने कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम जिन विधियों का उपयोग करते हैं उसमें एक विधि कौन सी थी, आपकी स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली थी, और दूसरी विधि कौन सी थी, आपकी गुरुत्व नियंत्रण विधि। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगाई है हमने, जो बाल कमानी लगाई है, वो क्या करेगी, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने का काम करेगी। इस स्प्रिंग के साथ हमने ये जो आपका टेढ़ानुमा आकृति दे रखी है, ये क्या है, लिगामेंट है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल लिगामेंट। अर्थात ये क्या करते हैं, स्प्रिंग के माध्यम से ये जो कॉइल्स हमने एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर लगाई थी उसको ये विद्युत धारा प्रदान करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके फ्लेक्सिबल लिगामेंट, जो क्या करते हैं, स्प्रिंग के अंदर से विद्युत धारा को कहां तक पहुंचाते हैं, कॉइल तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर ऊपर की तरफ क्या लगा रखा है, इस स्पेंडल के साथ क्या लगा रखा है, पॉइंटर लगा रखा है, क्या लगा रखा है, पॉइंटर, यानी कि संकेतक लगा रखा है, और वो संकेतक है उस पैमाने के ऊपर क्या करता है, आपका घूमता है। तो ये तो क्या हुआ आपका, पीएमएमसी मापक यंत्र की क्या हो गई, संरचना, कि पीएमएमसी मापक यंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स के अंदर इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पीएमएमसी के अंदर जो भाग होते हैं उनका काम क्या क्या है। तो भाग पता चला, 2 तो ज्वेल बेयरिंग हो गए, ज्वेल बेयरिंग के ऊपर क्या आ गया, स्पेंडल, स्पेंडल के ऊपर क्या आ गया, स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर क्या आ गया, लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स के ऊपर क्या आ गया, एल्यूमिनियम का फ्रेम। अब एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर 2 चीजें, फ्रेम के ऊपर स्थापित होती है क्या, कॉइल्स, और फ्रेम के बीच में होता है लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा। फिर दोनों तरफ, इस एल्यूमिनियम फ्रेम के दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, स्थायी चुंबक, और इस स्पेंडल के ऊपरी सिरे पर हमने एक संकेतक लगा दिया, और वो संकेतक है उस पूर्वांकित पैमाने पर क्या करेगा, आपका गति करेगा। तो ये सब भाग किसके हो गए, आपके पीएमएमसी के। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लगा रखे, इन्होंने ज्वेल बियरिंग लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, ज्वेल बियरिंग। तो हमारा टॉपिक क्या है आपके, तो हमारा टॉपिक है पीएमएमसी के भाग, क्या है, पीएमएमसी के मुख्य भाग, पीएमएमसी के मुख्य भाग। तो देखिए पीएमएमसी के जो मुख्य भाग है उसमें जो पहला भाग है वो क्या है, आपका ज्वेल बियरिंग है। पहला भाग क्या है आपका, ज्वेल बियरिंग। तो देखिए ज्वेल बियरिंग होता क्या चीज है, तो ज्वेल बेयरिंग क्या होता है आपका, देखिए बियरिंग मुख्य रूप से क्या होता है, घर्षण के कारण जो हानि होती है, जो त्रुटि होती है, उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बियरिंग का। अब ये जो मापक यंत्र होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के बियरिंग प्रयोग किया जाते हैं। उन बियरिंगों को हम कौन से बियरिंग बोलते हैं, तो ज्वेल बियरिंग। अब जो बड़े बियरिंग काम कर रहे हैं वही काम ये क्या करेंगे, छोटे बियरिंग भी काम करेंगे। अर्थात घर्षण के कारण जो हानि होती है उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ज्वेल बियरिंग। तो ज्वेल बियरिंग का उपयोग क्या हो गया, तो पीएमएमसी में, क्या पीएमएमसी में घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण, तो घर्षण के कारण होने वाली, घर्षण के कारण होने वाली त्रुटि, तो घर्षण के कारण होने वाली जो त्रुटि है उसको कम करने के लिए, त्रुटि को कम करने के लिए, घर्षण के कारण जो होने वाली त्रुटि है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वेल बियरिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ज्वेल बियरिंग का। तो ज्वेल बियरिंग का उपयोग समझ में आया
कि ज्वेल बेयरिंग का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो घर्षण के कारण जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ज्वेल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। फिर एक बात तो ये हो गया कि ज्वेल बेयरिंग का उपयोग क्या है, ये तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ये ज्वेल बेयरिंग होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ज्वेल बेयरिंग है वो नीलम या सैफायर धातु के बनाए जाते हैं। क्या, तो ज्वेल बेयरिंग को क्या लिखेंगे आप, ज्वेल बेयरिंग नीलम, ज्वेल बेयरिंग है वो नीलम यानी कि सैफायर धातु के बने होते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको कि ज्वेल बेयरिंग का कार्य क्या है और ज्वेल बेयरिंग किस धातु के बने होते हैं। तो ज्वेल बेयरिंग है वो नीलम यानी कि सैफायर धातु के क्या होते हैं, आपके बने हुए रहते हैं। अब ज्वेल बेयरिंग के ऊपर क्या आ गई आपका, तो स्पेंडल हो गया। स्पेंडल के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है। स्पेंडल के साथ ही क्या जुड़ा होता है, आपका संकेतक जुड़ा होता है। फिर स्पेंडल के ऊपर क्या आ गई, आपकी स्प्रिंग। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगी, तो सेकंड नंबर पे इसके अंदर आ जाएगी बाल कमानी। क्या आ जाएगी, बाल कमानी। तो अब बाल कमानी आपको पता ही है कि जो स्प्रिंग होती है वो बाल कमानी होती है, वो किस धातु की बनाई जाती है, तो जो स्प्रिंग या बाल कमानी है उसको फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु का बनाया जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु के। और पीएमएमसी के अंदर हम कितनी बाल कमानी का उपयोग करेंगे, तो पीएमएमसी में 2 बाल कमानी का, कितने का, 2 बाल कमानी। तो पीएमएमसी में 2 बाल कमानी का उपयोग करते हैं। कितनी बाल कमानी का उपयोग करते हैं, तो पीएमएमसी में हम है वो 2 बाल कमानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ये दोनों बाल कमानी है वो किस धातु की बनी होती है, तो हम लिख देंगे कि ये जो बाल कमानी होती है वो किसकी, क्या, बाल कमानी, बाल कमानी फास्फोरस ब्रॉन्ज, क्या, फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु की बाल कमानी है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी लिखा दिया, क्योंकि फास्फोरस ब्रॉन्ज क्या है, आपका अचुंबकीय पदार्थ है, इस कारण इसका इसका उपयोग हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बनाने में करते हैं। अब बाल कमानी के कितने काम है, तो बाल कमानी के 2 काम होते हैं मुख्य रूप से। एक तो ये क्या करती है, इस पीएमएमसी के अंदर नियंत्रक टॉर्क पैदा करने का काम करती है, नियंत्रक बल उत्पन्न करने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है कि जो आपका कॉइल्स है उस कॉइल्स के अंदर क्या करती है, धारा प्रदान। देखिए धारा, विद्युत धारा पहले किसको दे रहे हैं, स्प्रिंग को, बाल कमानी को, और बाल कमानी से धारा किसके पास जा रही है, कॉइल्स को। तो कॉइल को विद्युत धारा प्रदान करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाल कमानी का ही प्रयोग करते हैं। तो बाल कमानी के कितने काम होंगे, आपके 2। तो मैं ज्वेल बियरिंग है उसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। उसके बाद में मैं बाल कमानी के क्या लिखूंगा, उपयोग। तो बाल कमानी के मुख्य रूप से कितने उपयोग, 2 उपयोग। पहला तो क्या काम करती है कि बाल कमानी, क्या, बाल कमानी, बाल कमानी का मतलब आपको हिंदी में पता होना चाहिए, क्या होता है, आपका स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग। तो बाल कमानी क्या करती है, पीएमएमसी में, पीएमएमसी में नियंत्रक टॉर्क या नियंत्रक बल पैदा करती है। बाल कमानी पीएमएमसी में क्या करती है, तो बाल कमानी है वो पीएमएमसी के अंदर नियंत्रक बल पैदा करने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है कि बाल कमानी की सहायता से, क्या, बाल कमानी की सहायता से, बाल कमानी की सहायता से कॉइल्स को, किसको, कॉइल यानी कि कुंडली, कॉइल यानी कि कुंडली को विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रदान की जाती है। बाल कमानी की सहायता से जो कॉइल होती है उसको क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रदान की जाती है। बताइए बाल कमानी आपके समझ में आया, किस धातु की बनी होती है, फास्फोरस ब्रॉन्ज धातु की। कितनी बाल कमानी प्रयोग करते हैं, 2 बाल कमानी। उपयोग क्या क्या है, तो बाल कमानी एक तो नियंत्रक बल पैदा करती है, कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है, कुंडली को विद्युत धारा प्रदान करती है। क्या, कुंडली को विद्युत धारा प्रदान करती है। इतना आपके लिए काफी है। फिर तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है क्या, एल्यूमिनियम का फ्रेम। तीसरे नंबर पे क्या होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम। तो तीसरे नंबर पे आपको लिखना है क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फ्रेम।
तो देखिए एल्यूमिनियम का फ्रेम क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। क्या होगा आपका एल्यूमिनियम फ्रेम। तो इसमें हम क्या करते हैं, पीएमएमसी में हम आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पीएमएमसी में हम क्या करते हैं, पीएमएमसी में क्या लिखोगे आप, पीएमएमसी में आयताकार, कौन सा, आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम उपयोग करते हैं। तो पीएमएमसी में हम एक आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम उपयोग करते हैं। अब एल्यूमिनियम के फ्रेम के भी दो काम है, क्या, एल्यूमिनियम के फ्रेम के भी कितने काम है, दो काम है। तो पहला तो क्या करता है आपका एल्यूमिनियम फ्रेम, क्या, एल्यूमिनियम फ्रेम पर, एल्यूमिनियम फ्रेम पर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। किसको स्थापित किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। तो पहला काम तो क्या हो गया, जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसके ऊपर क्या किया जाता है, वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। दूसरा क्या काम होगा कि ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो पीएमएमसी के अंदर अवमंदक बल पैदा करने का काम करता है। तो क्या, एल्यूमिनियम फ्रेम पीएमएमसी में अवमंदक बल यानी कि डैम्पिंग टॉर्क, अवमंदक बल उत्पन्न करता है, अवमंदक बल उत्पन्न करता है। तो जो पीएमएमसी है उसके अंदर अवमंदक बल यानी कि डैम्पिंग टॉर्क किसके माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, तो पीएमएमसी के अंदर जो डैम्पिंग टॉर्क है, अवमंदक बल है, वो एल्यूमिनियम फ्रेम के माध्यम से क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। अब ये अवमंदक बल क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि पीएमएमसी का जो संकेतक है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क की आपसी प्रतिक्रिया के कारण उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाते हैं। उन वाइब्रेशंस को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अवमंदक बल का उपयोग करते हैं। अब ये अवमंदक बल है, इसको उत्पन्न करने की हमने तीन प्रकार की विधियां पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, दूसरी पढ़ी हमने भंवरधारा अवमंदक प्रणाली, और तीसरी पढ़ी हमने द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। तो ये जो पीएमएमसी है आपका भंवरधारा अवमंदक प्रणाली के रूप में क्या करता है, आपका काम करता है। तो इस कारण पीएमएमसी के अंदर क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम उपयोग करते हैं, और ये एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर क्या होती है, भंवरधारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, अवमंदक बल उत्पन्न होता है। अब ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताई थी कि इस फ्रेम को हम एल्यूमिनियम का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का वजन क्या होता है, कम होता है। वजन कम होगा तो ये स्पेंडल के साथ क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, घूम जाता है। इस कारण हम पीएमएमसी में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इतना चीजें क्लियर। तो तीसरा नंबर का जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो आप कितनी चीजें याद रखते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे जो आती है वो क्या आती है, आपकी वाइंडिंग यानी कि कॉइल्स। तो कॉइल्स क्या होती है, पीएमएमसी के अंदर कॉपर के वायर से क्या की जाती है, इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित कर जाती है, और ये वाइंडिंग क्या करती है, आपके उस वाइंडिंग के अंदर जब इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इस वाइंडिंग के अंदर एक विक्षेपक बल क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगी, आपकी कॉइल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी कॉइल्स यानी कि वाइंडिंग। कॉइल यानी कि क्या हो जाएगी, आपकी वाइंडिंग यानी कि कुंडली। क्या बोलेंगे इसका, कॉइल यानी कि कुंडली। तो तीसरे नंबर पे आप वाइंडिंग ना लिख के कुंडली लिख लो। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगी, आपकी कॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉरी, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगी, कॉइल्स। तो पीएमएमसी के अंदर क्या की जाती है, कॉपर के वायर से, या पीएमएमसी में कॉपर वायर की कुंडली, कॉपर वायर की कुंडली का उपयोग कर, क्या, पीएमएमसी में कॉपर वायर की कुंडली का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पीएमएमसी में कॉपर वायर की कुंडली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कुंडली का क्या काम है, तो कुंडली के अंदर क्या होता है, आपके कुंडली के ऊपर एक विक्षेपक बल यानी कि विक्षेपक टॉर्क है, वो किसके अंदर उत्पन्न होता है, आपका कुंडली के अंदर। यह है पीएमएमसी में विक्षेपक बल उत्पन्न कर,
कुंडली के अंदर क्या होता है, पीएमएमसी के अंदर क्या होता है, विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। और उस विक्षेपक बल का अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो टीडी बराबर क्या होता है आपका, बी आई एन ए होता है। टीडी बराबर क्या होता है आपका, बी आई एन ए। ये क्या है, किसी भी कॉइल्स के अंदर क्या, कुंडली के जो पीएमएमसी के अंदर हमने जो कुंडली उपयोग की है, उस कुंडली के अंदर उत्पन्न विक्षेप टॉर्क का क्या है, फॉर्मूला है, यानी कि टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी बराबर होता है बी आई एन ए। बी का मतलब होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी का मतलब क्या होता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आई बराबर क्या है, ये जो कॉइल्स है, इस कॉइल्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। एन बराबर क्या है, इस कॉइल्स के अंदर फेरों की संख्या। और ए बराबर क्या है, इस कॉइल्स का क्षेत्रफल। तो किसी भी कुंडली के अंदर कितना विक्षेप टॉर्क होगा, वो इन चार चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको कि बी बराबर तो क्या होगा, तो बी बराबर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी बराबर क्या होगा आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। और इसका मात्रक किस में होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगा। किस में होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर होगा कुंडली में प्रवाहित धारा। आई बराबर क्या होगा, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आई। एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर होगा कुंडली में फेरों की संख्या। एन बराबर क्या हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा कुंडली का क्षेत्रफल। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुंडली का क्षेत्रफल। तो कोई भी कॉइल्स है, उस कॉइल्स के अंदर कितना विक्षेपक बल उत्पन्न होगा, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इन चार चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बताइए, कॉइल समझ में आ गई। कॉइल किसकी बनी होती है, तो कॉपर के वायर की बनी होती है। क्या काम करती है, तो ये पीएमएमसी के अंदर विक्षेपक बल उत्पन्न करती है। कितना विक्षेपक बल उत्पन्न होगा, तो टीडी बराबर होगा बी आई एन ए, यानी कि बी बराबर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आई बराबर है कुंडली में प्रवाहित धारा, एन बराबर है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, और ए बराबर है कुंडली का क्षेत्रफल। और कुंडली का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा क्या होता है, उसका व्यास, यानी कि एल गुणा क्या हो जाएगा, डी। क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, एल गुणा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि लंबाई गुणा क्या हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा। तो बताइए, ये चीजें क्लियर हुई आपका। कॉइल से आपका रिलेटेड है वो टॉपिक्स था, वो क्या हुआ, क्लियर। अब कॉइल्स के बीच में और एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक लोहे का टुकड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक लोहे का टुकड़ा। वो लोहे का टुकड़ा क्यों लगाते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अपन ये लोहे के टुकड़े का क्यों उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम और जो वाइंडिंग है ना, ये दोनों इस पीएमएमसी के अंदर क्या करते हैं, घूमते हैं। स्पिंडल के साथ साथ आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम और वाइंडिंग दोनों क्या होते हैं, ये साथ साथ स्पिंडल के साथ में घूमते हैं। तो अगला 6 नंबर पे जो आता है वो क्या है आपका, आयरन फीस है। क्या है आपका, आयरन फीस, यानी कि लोहे का टुकड़ा। क्या है, लोहे का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़ा इसके अंदर क्यों उपयोग करते हैं, तो देखिए क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए, क्या, एक समान या फिर समरूप चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हम पीएमएमसी के अंदर लोहे के टुकड़े का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र या एक समान, क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि क्या हो जाएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े का उपयोग करते हैं। क्या, लोहे के टुकड़े का उपयोग करते हैं। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े का उपयोग करते हैं। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि एल्यूमिनियम का फ्रेम और जो वाइंडिंग होती है वो स्पेंडल के साथ साथ क्या करती है, आपकी घूमती है। लेकिन ये जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है, ये इसके अंदर नहीं घूमता। तो इसके अंदर याद रखना, लोहे का टुकड़ा लोहे का टुकड़ा क्या रहता है, स्थिर रहता है।
लोहे का टुकड़ा क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है। दूसरा क्या काम करता है, ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो रिलैक्टेंस होता है, उस रिलैक्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलैक्टेंस को क्या करता है, कम करता है। तो यह है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलैक्टेंस को, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलैक्टेंस को क्या करता है, कम करता है। कौन, लोहे का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़ा क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो रिलैक्टेंस है उसके मान को कम कर देता है। इस कारण पीएमएमसी के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो बी है उसका मान क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। फिर आगे रख लेना, इस कारण क्या, इस कारण पीएमएमसी में, पीएमएमसी में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को अपन किससे लिखते हैं, बी का मान, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान उच्च, क्या उच्च कितना होता है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। याद रख लेना, इसकी वैल्यू भी ये फिक्स ही होती है। तो पीएमएमसी के अंदर लोहे के टुकड़े का आपको उपयोग समझ में आया, क्या काम करता है। पीएमएमसी के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र या समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम कौन करता है, लोहे का टुकड़ा। दूसरा, लोहे का टुकड़ा क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है, गति नहीं करता है। तीसरा, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो रिलैक्टेंस है उसको ये क्या करता है, कम करता है। जिससे क्या होता है, पीएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या हो जाता है आपका, उच्च होता है। और कितना होता है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है, आपका मान होता है। तो बताइए, लोहे का टुकड़ा यानी कि आयरन फीस जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, गोलाकार आकृति का होता है, बेलनाकार आकृति का होता है, उसका इसके अंदर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये चीज हुई। फिर इसके बाद में अगला जो इसका पार्ट्स है वो क्या है, आपके स्थायी चुंबक। क्या है आपका, स्थायी चुंबक। तो पीएमएमसी के अंदर क्या किया जाता है, स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। और स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, तो हमने चुंबक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम एल निको धातु का उपयोग करते हैं, जो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट इनकी क्या है, आपकी मिश्र धातु है। तो ये जो आपके दोनों तरफ ये जो एन और एस जो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ध्रुव किसके हैं, आपके स्थायी चुंबक के। तो अगला नंबर पे कौन आ जाएगा, तो अगले नंबर पे आ जाएगा आपका स्थायी चुंबक। क्या आ जाएगा आपका, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब हो गया परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पीएमएमसी के अंदर कौन से चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो पीएमएमसी में, पीएमएमसी में स्थायी चुंबक का, स्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं। क्या, पीएमएमसी में हम स्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं, जिसे, जिसे एल्निको, एल्निको मिश्र धातु, एल्निको मिश्र धातु से बनाया जाता है। अब ये स्थायी चुंबक क्या करती है, तो यह स्थायी चुंबक, यह है यानी कि स्थायी चुंबक क्या करती है, पीएमएमसी में, पीएमएमसी में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पीएमएमसी में क्या करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो बताइए, चीजें क्लियर हुई आपके कि पीएमएमसी के अंदर जो स्थायी चुंबक होती है वो किस धातु की बनाई जाती है, तो एल्निको मिश्र धातु से बनाई जाती है। क्या काम करती है, तो ये पीएमएमसी के अंदर क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करती है। इसके अलावा क्या बचा है, तो एक पॉइंटर बचा है, संकेतक होता है। वो संकेतक कौन सी धातु का बनाया जाता है, तो संकेतक है वो एल्यूमिनियम का धातु का बनाया जाता है। किसका, एल्यूमिनियम धातु का। और इसका ऊर्जा भार जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो जिस कारण ये संकेतक है वो क्या होता है, आपके पैमाने पर आसानी से क्या कर जाता है, गति कर जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम का वजन क्या होता है, आपका कम होता है।
तो वजन कम होगा तो इसकी सेंसिटिविटी का मान क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो पीएमएमसी के अंदर जो पॉइंटर होता है वो किसका बनाया जाता है, आपका एल्यूमिनियम धातु का बनाया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, तो ये सब है आपके पीएमएमसी के मुख्य भाग थे कि पीएमएमसी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और किस किस भाग का क्या क्या कार्य है, वो चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हुई होगी कि पीएमएमसी के भागों के मुख्य मुख्य कार्य क्या है और किस किस प्रकार से वो बने होते हैं। तो सारे भागों को हमने एक एक करके देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि पीएमएमसी है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो पीएमएमसी की कार्य प्रणाली अब हम क्या देखेंगे अपन, तो अगली अपन देखेंगे पीएमएमसी की कार्य प्रणाली। तो देखिए कार्य प्रणाली, हमने फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस चालक पदार्थ के ऊपर एक बल काम करता है जिसके कारण वो चालक पदार्थ क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो देखिए ये जो पीएमएमसी है इसके अंदर दोनों तरफ क्या लगा रखे हैं, हमने स्थायी चुंबक लगा रखे हैं। अब ये स्थायी चुंबक, ये जो उत्तरी ध्रुव है और उधर वाला है वो कौन सा ध्रुव है, आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इस स्थायी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने क्या रखी है, कॉइल्स रखी हुई, और उस कॉइल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कॉइल्स के अंदर क्या होगा, एक विक्षेपक बल उत्पन्न होगा और उस विक्षेपक बल के कारण ये कॉइल्स है वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। अब इस कॉइल्स को हमने किसके साथ लगा रखा है, एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ। तो जब कॉइल पर विक्षेपक बल का काम करेगा तो ये विक्षेपक बल एल्यूमिनियम फ्रेम को क्या कर देगा, घुमा देगा। अब जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम घूमेगा तो एल्यूमिनियम का फ्रेम किसके ऊपर लगा रखा है, हमने स्पेंडल के ऊपर लगा रखा है। तो एल्यूमिनियम के फ्रेम के घूमने के साथ साथ कौन घूमेगा, आपका स्पेंडल। और जैसे स्पेंडल घूमा तो स्पेंडल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपका पॉइंटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, पॉइंटर। तो स्पेंडल के घूमने से पॉइंटर क्या करेगा, घूमेगा, और ये पॉइंटर है वो पूर्वांकित पैमाने पर गति करके हम उस विद्युत धारा का क्या कर देगा, मान प्रदर्शित कर देगा। तो ये क्या है आपका पीएमएमसी का क्या है, कार्य प्रणाली की पीएमएमसी किस प्रकार से काम करता है। तो इसके अंदर लिखेंगे कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली तथा एल्यूमिनियम फ्रेम घूमने लग जाते हैं। जिससे क्या होते हैं, आपके कुंडली और एल्यूमिनियम का फ्रेम क्या हो जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। अब क्या होगा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बल, तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था टीडी बराबर क्या होता है, BINA होता है, लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कुंडली में कितना विक्षेपक बल उत्पन्न होगा, वो टीडी बराबर क्या होगा, BINA होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुंडली के अंदर जो विक्षेपक बल टीडी है उसका मान कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्या, कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बल का मान कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती। अगर कुंडली में से ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो विक्षेपक बल का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अगर कुंडली के अंदर से कम धारा प्रवाहित होगी तो विक्षेपक बल का मान भी क्या होगा, आपका कम होगा। तो याद रखना, कुंडली के अंदर जो विक्षेपक बल है टीडी, उसका मान कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर इसके अंदर क्या होगा, देखिए पीएमएमसी के अंदर हमने 2 स्प्रिंग का उपयोग कर रखा है। कितनी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग तो आपकी ये रही यहाँ पर, ठीक है, एक स्प्रिंग तो आपकी ये रही और एक हमने कहाँ लगा रखी है, ऊपर की तरफ। तो इस पीएमएमसी के अंदर हम कितनी स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, तो पीएमएमसी के अंदर 2 स्प्रिंग यानी कि 2 बाल कमानियों का उपयोग करते हैं।
ये दोनों बाल कमानी क्या करती है, पीएमएमसी के अंदर नियंत्रक बल यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करने का काम करती है। तो याद रखना, पीएमएमसी में प्रयुक्त स्प्रिंग में उत्पन्न नियंत्रक बल और नियंत्रक बल है उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टीसी से। सी का मतलब हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो टीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टीसी बराबर हो जाएगा के इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। टीसी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पर के बराबर क्या है, तो के बराबर है स्प्रिंग नियतांक। के बराबर तो क्या है आपका स्प्रिंग नियतांक है। और थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर है कोणीय विक्षेप। क्या है आपका, कोणीय विक्षेप की आपका जो पीएमएमसी का जो धुरा है, स्पेंडल घूमा है, उस स्पेंडल के घूमने से स्प्रिंग के अंदर कितना कोणीय विक्षेप पैदा हुआ है, वो कोण है आपका थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर क्या होता है, के इंटू क्या होता है, थीटा होता है। तो ये तो हो गया पीएमएमसी के अंदर विक्षेपक बल का फॉर्मूला कि पीएमएमसी के अंदर विक्षेपक बल टीडी बराबर BINA होता है। और ये हो गया पीएमएमसी के अंदर नियंत्रक बल का फॉर्मूला। तो पीएमएमसी के अंदर जो नियंत्रक बल टीसी बराबर क्या होता है, के इंटू थीटा होता है। अब ये जो स्प्रिंग हो रही है, तो पीएमएमसी के अंदर नियंत्रक बल उत्पन्न करने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो पीएमएमसी के अंदर जो नियंत्रक बल है उसको उत्पन्न करने की कौन सी विधि, स्प्रिंग नियंत्रण विधि का इसके अंदर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अब आगे ऊपर वाली चीजें मैं मिटाऊंगा। तो आगे देखिए, ये जो कोणीय विक्षेप होता है ना आपका थीटा, ये कोणीय विक्षेप थीटा क्या होता है, इस पीएमएमसी की कुंडली के अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा आई है, उस विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पीएमएमसी के अंदर कोणीय विक्षेप का मान कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगली लाइंस क्या लिखोगे आप, क्या अगली लाइंस आपको याद रखना है, पीएमएमसी में उत्पन्न कोणीय विक्षेप, पीएमएमसी में उत्पन्न कोणीय विक्षेप यानी कि थीटा का मान कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि थीटा समानुपाती क्या होगा, आई। तो देखिए, पीएमएमसी के अंदर जो कोणीय विक्षेप टीडी है उसका मान भी विद्युत धारा के समानुपाती है, और पीएमएमसी के अंदर जो कोणीय विक्षेप थीटा है उसका मान भी विद्युत धारा के क्या है, समानुपाती। इस कारण क्या होगा, तो इस कारण इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस कारण पीएमएमसी का स्केल क्या होता है आपका, समरूप या फिर एक समान या फिर यूनिफॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि पीएमएमसी की जो स्केल होती है, पीएमएमसी का जो पैमाना होता है, स्केल का मतलब पैमाना, स्केल का मतलब क्या हो जाएगा, पैमाना। तो पीएमएमसी का जो पैमाना होता है वो यूनिफॉर्म होता है या एक समान होता है या फिर क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। तो पीएमएमसी के अंदर मैंने पहली चीज बताई कि पीएमएमसी के अंदर डिफ्रैक्टिंग टॉर्क और कोणीय विक्षेप दोनों का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस कारण पीएमएमसी का जो पैमाना होता है, क्या पीएमएमसी का जो पैमाना होता है वो समरूप, एक समान या फिर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइंस है कि पीएमएमसी का पैमाना किस प्रकार का होता है, तो पीएमएमसी का पैमाना एक समान यानी कि समरूप होता है। समरूप का मतलब क्या होता है, पीएमएमसी का जो पैमाना होता है उस पर जो लाइनें बनी होती है उनके अंदर जो गैप होता है उस गैप का मान क्या रहता है, आपका समान रहता है। ये चीजें क्लियर हुई। अब पीएमएमसी के अंदर हमने विक्षेपक बल देख लिया कि विक्षेपक बल कितना होता है, तो टीडी बराबर क्या होता है, BINA होता है। पीएमएमसी के अंदर हमने कंट्रोलिंग टॉर्क देख लिया कि टीसी बराबर क्या होता है, के इंटू थीटा होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देख लिया, कंट्रोलिंग टॉर्क देख लिया, अब कौन सा टॉर्क बचा है आपका, डैम्पिंग टॉर्क। तो पीएमएमसी के अंदर क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है
एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो क्या करता है, आपका अवमंदक बल उत्पन्न करता है। इस कारण पीएमएमसी के अंदर क्या कहते हैं, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो आपको अगला क्या रखोगे याद कि पीएमएमसी में क्या, पीएमएमसी में भंवर धारा अवमंदक प्रणाली, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली यानी कि एडी करंट क्या होगा, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग प्रणाली मतलब प्रोसेस, डैम्पिंग मेथड लिख लो आप, एडी करंट डैम्पिंग मेथड यानी कि भंवर धारा प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपको हर मापक यंत्र के अंदर याद रखना है कि कौन से मापक यंत्र के अंदर नियंत्रक टॉर्क की कौन सी विधि का उपयोग किया गया है, कौन से मापक यंत्र के अंदर डैम्पिंग टॉर्क यानी कि अवमंदक प्रणाली की किस विधि का उपयोग किया गया है। हमारी एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। चीजें समझ में आई? तो पीएमएमसी के अंदर हम भंवर धारा अवमंदक प्रणाली का उपयोग करते हैं। पीएमएमसी के अंदर हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। पीएमएमसी का जो पैमाना होता है वो एक समरूप यानी कि एक समान या फिर यूनिफॉर्म होता है। ये चीजें क्लियर हुई। फिर इसके बाद में आता है कि ये जो पीएमएमसी है इसका उपयोग कौन सी विद्युत राशि के मापन के लिए किया जाता है। तो पीएमएमसी का उपयोग क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी पीएमएमसी का उपयोग डीसी केवल, पीएमएमसी का उपयोग केवल दिष्ट धारा यानी कि डीसी दिष्ट धारा करंट, दिष्ट धारा ये तो हो गया डीसी के मापन में, दिष्ट धारा के मापन में किया जाता है। तो पीएमएमसी है उसका उपयोग केवल दिष्ट धारा मापन में किया जाता है यानी कि डीसी सप्लाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीएमएमसी का। तो पीएमएमसी का उपयोग केवल डीसी धारा के लिए उपयोग किया जाता है। केवल किसके लिए, डीसी के। पीएमएमसी की सहायता से हम एसी विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में आता है कि पीएमएमसी का उपयोग हम किस किस के रूप में कर सकते हैं। तो पीएमएमसी का उपयोग क्या, पीएमएमसी का उपयोग एमीटर क्या, एमीटर तथा वोल्टमीटर, एमीटर तथा वोल्टमीटर के रूप में कर सकते हैं। तो पीएमएमसी का हम उपयोग केवल वोल्टमीटर और एमीटर के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सी भी विद्युत राशि है हम पीएमएमसी की सहायता से मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए एमीटर से अपन क्या मापेंगे, विद्युत धारा, वोल्टमीटर से अपन क्या मापेंगे, वोल्टेज। तो डीसी विद्युत धारा और डीसी वोल्टेज मापने के लिए ही हम पीएमएमसी का उपयोग करते हैं। तो पीएमएमसी को हम एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको वाट मीटर की आवश्यकता होती है तो हम पीएमएमसी को वाट मीटर के रूप में उपयोग नहीं ले सकते। पीएमएमसी को केवल हम एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में ही उपयोग ले सकते हैं। तो इतना चीजें हैं। अभी जो आपके बोर्ड पे जितने भी लाइंस लिखी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और इस सारी लाइनों से आपकी एग्जाम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पीएमएमसी का जो पैमाना होता है वो किस प्रकार से होता है, पीएमएमसी के अंदर जो डैम्पिंग टॉर्क है उसके कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, पीएमएमसी की सहायता से अपन कौन सी विद्युत धारा है, कौन सी सप्लाई का मापन कर सकते हैं, पीएमएमसी को हम किस किस के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो पीएमएमसी को हम एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस आपके सामने लिखी हुई है किससे रिलेटेड, पीएमएमसी से। तो पीएमएमसी के अंदर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करेंगे। पीएमएमसी के अंदर भंवर धारा अवमंदक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पीएमएमसी का जो पैमाना होता है वो एक समान होता है। पीएमएमसी के अंदर क्या करते हैं, पीएमएमसी की सहायता से केवल डीसी सप्लाई की का ही क्या कर सकते हैं, अपन मापन कर सकते हैं। पीएमएमसी को हम एमीटर और केवल वोल्टमीटर के रूप में ही काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको किसके रूप में याद करनी है, पीएमएमसी के अंदर याद रखनी है। इतना चीजें क्लियर। तो आपने जो पीएमएमसी था उस पीएमएमसी के देखिए हमने एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि पीएमएमसी के अंदर कौन सा भाग कहां पर होता है और उसका उपयोग क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा
कि पीएमएमसी के अंदर विक्षेपक बल है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, फिर पीएमएमसी के अंदर जो नियंत्रक बल होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, पीएमएमसी के अंदर जो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है वो किसके कारण। तो यहाँ पर देखिए भंवर धारा किसके अंदर पैदा हो रही है, आपके एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है यही क्या कर रहा है, आपका डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने का काम कर रहा है। फिर हमने देखा पीएमएमसी के हम कौन कौन सी सप्लाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी का उपयोग केवल दिष्ट धारा के मापन में किया जाता है, केवल किसके लिए, डीसी के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका पीएमएमसी। अब देखिए पीएमएमसी को हम किस किस के रूप में काम ले सकते हैं, तो पीएमएमसी को हम एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में काम में ले सकते हैं। देखिए पीएमएमसी के अंदर हमने स्थायी चुंबक का उपयोग किया था और स्थायी चुंबक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना था, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर था। इसके कारण क्या होता है, पीएमएमसी के सहायता से, पीएमएमसी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम मान की धारा या बहुत ही कम मान के वोल्टेज का, या तो मिली के अंदर या माइक्रो, मिली या माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा या वोल्टेज का ही क्या कर सकते हैं, अपन मापन कर सकते हैं। अर्थात पीएमएमसी की जो रेंज होती है, पीएमएमसी की जो विद्युत धारा और वोल्टेज को मापने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। और यदि हम पीएमएमसी से अधिक मान की विद्युत धारा या वोल्टेज को मापना चाहते हैं तो देखिए हम पीएमएमसी का उपयोग किस किस प्रकार से करेंगे, यदि हमको अधिक धारा और अधिक वोल्टेज को उसको क्या करना है, मापना है। तो बताइए इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, पीएमएमसी को एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कि पीएमएमसी को जब हम एमीटर के रूप में उपयोग करेंगे तो इसका संयोजन किस प्रकार से करेंगे, और जब पीएमएमसी को हम जब वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग में लेंगे तो उसका संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो पीएमएमसी का एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग। ठीक है, तो क्या है आपका अगला टॉपिक होगा आपका क्या, पीएमएमसी का एमीटर के रूप में, एमीटर के रूप में उपयोग, पीएमएमसी का एमीटर के रूप में उपयोग। अब देखिए पीएमएमसी को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पीएमएमसी के अंदर क्या होता है आपका, एक एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एक तो इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे, और पीएमएमसी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, आरएम से लिखते हैं। आरएम से का मतलब होता है मीटर का प्रतिरोध, एम का मतलब मीटर है। तो मीटर का प्रतिरोध, और मीटर का प्रतिरोध कौन सा है, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो आरएम बराबर क्या होगा आपका, पीएमएमसी का क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, पीएमएमसी का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक पीएमएमसी को प्रदर्शित करते हैं। इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं यहां पर सिर्फ एक संकेतक लगा दूं और डायरेक्ट मैं यहां पर लिख दूं आरएम। क्या लिख दूं यहां पर, आरएम। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका पीएमएमसी को प्रदर्शित करने का क्या है, एक तरीका है। कि आरएम हमको क्या बता रहा है कि इस पीएमएमसी के अंदर जो हमने वाइंडिंग का उपयोग किया था, जो हमने कॉइल्स का उपयोग किया था, उस कॉइल्स के अंदर कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। उस कुंडली के प्रतिरोध को अपन किससे लिखते हैं, आरएम से लिखते हैं, जो पीएमएमसी का क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो पीएमएमसी को हम कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, और पीएमएमसी को हम चाहे तो इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पीएमएमसी का उपयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं, एमीटर के रूप में। और हम जानते हैं कि जो एमीटर होता है उसको लोड के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो एमीटर होता है उसको लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि पीएमएमसी की सहायता से, क्या, पीएमएमसी की सहायता से बहुत कम मान की, बहुत कम मान मतलब मिली, बहुत कम मान मतलब मिली या माइक्रो, मिली या माइक्रो एम्पियर, मिली या माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा, मिली या माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मापन कर। क्या, पीएमएमसी की सहायता से हम मिली या माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। यानी कि इसकी सहायता से हम ज्यादा मान की विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते। तो अब हमको मान ले, हमको यदि एम्पियर की कोई, एम्पियर के मान में विद्युत धारा का मापन करना है, यानी कि उच्च मान की धारा का मापन करना है, तो हम पीएमएमसी का उपयोग किस प्रकार से करेंगे।
तो आगे लिखना है आपको क्या, पीएमएमसी की विद्युत धारा मापन की रेंज, विद्युत धारा मापन की रेंज बढ़ाने के लिए पीएमएमसी के समांतर क्रम में एक निम्न मान का शंट प्रतिरोध संयोजित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स कि जो पीएमएमसी है उसकी विद्युत धारा मापन की यदि हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं, क्या पीएमएमसी की सहायता से हम केवल मिली या माइक्रो एम्पियर की धारा का मापन कर सकते हैं, और हम पीएमएमसी की यदि विद्युत धारा मापन की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पीएमएमसी है उसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का शंट प्रतिरोध क्या कर देंगे, अपन संयोजित करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे कि ये आपका एक पीएमएमसी है, क्या है ये एक पीएमएमसी, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, Rn। अब ये केवल क्या है, मिली या माइक्रो एम्पियर की धारा का ही क्या कर सकता है, मापन कर सकता है, और हम चाहते हैं इससे एम्पियर के मान की विद्युत धारा का मापन करना। तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में क्या कर देंगे, एक निम्न मान का शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया आपका शंट प्रतिरोध। तो इसके समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, एक निम्न मान का शंट प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। अब ये हमने जो शंट प्रतिरोध संयोजित किया है ना, इसका प्रतिरोध होगा कितना, RSH। तो देखिए RSH क्या है आपका, यहाँ पर शंट प्रतिरोध है, क्या है आपका शंट प्रतिरोध। अब ये जो शंट प्रतिरोध है ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, निम्न होता है। ये क्वेश्चंस आपसे सबसे ज्यादा कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि पीएमएमसी जो एमीटर है उसके माप सीमा बढ़ाने के लिए हम जो शंट प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान कैसा होता है। तो हम जो शंट प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान क्या होता है, निम्न होता है। अब अलग अलग वैल्यू की करंट को मापने के लिए हमको अलग अलग मान के शंट प्रतिरोध लगाने पड़ते हैं। तो क्या पीएमएमसी के अंदर जो शंट प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पीएमएमसी के अंदर क्या शंट प्रतिरोध जो हम लगाते हैं उसका मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए पीएमएमसी में क्या, पीएमएमसी में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध का मान क्या, RSH बराबर होता है क्या, Rm बटे होता है M-1। पीएमएमसी के अंदर शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएमएमसी के अंदर शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला RSH बराबर Rm बटे क्या होता है, M माइनस क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर M बराबर क्या होता है, तो यहाँ M बराबर होता है I बटे क्या होता है आपका IM होता है। क्या M बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर M बराबर होता है I बटे क्या IM। यहाँ लिख देता हूं, यहाँ M बराबर क्या होता है, I बटे क्या होता है आपका IM होता है। M बराबर क्या होता है, I बटे IM। दो चीज आपको याद रखनी, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि RSH बराबर होता है Rm बटे M-1 होता है। दूसरा M बराबर क्या होता है, I बटे क्या होता है IM। देखिए किस प्रकार से होगा, अगर मान लेते हैं इस पीएमएमसी को मैंने कोई भी एक लोड है, ये क्या है आपका एक लोड, और इस लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मेरे को यदि मान ज्ञात करना है तो इस पीएमएमसी को उस लोड के कौन से क्रम में लगाएंगे, तो इस पीएमएमसी को उस लोड के हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। क्या इस पीएमएमसी को उस लोड के कौन से क्रम में लगाएंगे, तो इस पीएमएमसी को हमने इस लोड के कौन से क्रम में जोड़ दिया, हमने श्रेणी क्रम में। अब मान लेते हैं यहां से एक धारा जा रही है, कौन सी धारा है, वो आपकी I है। कौन सी विद्युत धारा है, I। ये विद्युत धारा यहां पर आते ही कितने भागों में बट गई, 2। यहां से विद्युत धारा गई है आपकी IM,
और इसके अंदर धारा जाने वाली धारा है वो कितनी है, ISH है। कितनी है, ISH। तो विद्युत धारा के कितने भाग हो गए आपके, दो। एक होगी IM विद्युत धारा क्या होगी, तो IM विद्युत धारा वो विद्युत धारा है जो एमीटर के अंदर प्रवाहित हो रही है या PMMC के अंदर प्रवाहित हो रही है। I क्या है, I है वो अधिकतम धारा जिससे हम इस एमीटर की सहायता से मापना चाहते हैं। तो क्या मीटर की माप सीमा या रेंज बढ़ाने के बाद हम जिस विद्युत धारा को मापना चाहते हैं उस विद्युत धारा का मान कितना है, I है। और IM क्या है, आपका एमीटर के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो समझ में आया, आपका IM बराबर, M बराबर क्या है, आपका एमीटर नियतांक है और इसका फॉर्मूला I बटे क्या होता है, IM होता है। तो मैं यहाँ पर आपको जो जितनी जितनी चीजें इस फॉर्मूले के अंदर दे रखी है उन सबका मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो इसको मिटा दूं मैं। तो देखिए हमको निकालना है कि PMMC के अंदर जो संट प्रतिरोध है उस संट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो संट प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला है RSH बराबर क्या है, RM बटे क्या है, M-1। क्या लिखेंगे अपन, RSH बराबर क्या है, RM बटे क्या है आपका M-1। याद रखना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर आपके एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या इस फॉर्मूले पर आपके एग्जाम्स के अंदर क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो देखिए अब इसको कैसे लिखोगे कि यहां RSH तो बराबर क्या है, तो RSH बराबर है संट प्रतिरोध का मान। RSH बराबर तो क्या है आपका संट प्रतिरोध का मान है। RM क्या चीज है, RM क्या चीज है, आपका एमीटर का प्रतिरोध है। एमीटर या फिर क्या है, PMMC का प्रतिरोध। एमीटर या PMMC का जो प्रतिरोध है उसको अपन किससे लिखेंगे, RM से। जो हम PMMC काम ले रहे हैं उसका प्रतिरोध को अपन किससे लिखेंगे, RM से। फिर क्या होगा, M बराबर क्या है आपका एमीटर गुणांक है। M बराबर क्या है आपका एमीटर गुणांक। और एमीटर गुणांक के अंदर क्या होता है, तो M बराबर होता है कैपिटल I बटे क्या होता है, IM। M बराबर क्या होता है, कैपिटल I बटे क्या होता है, IM है। अब यहां पर बात आती कि I बराबर क्या है, तो I बराबर क्या है, मीटर की रेंज बढ़ाने के बाद, क्या, मीटर की माप सीमा, मीटर की माप सीमा बढ़ाने के पश्चात, मीटर की माप सीमा बढ़ाने के पश्चात मापी जाने वाली विद्युत धारा, क्या, मीटर की माप सीमा बढ़ाने के पश्चात मापी जाने वाली विद्युत धारा, यानी कि हम इस मीटर की माप सीमा बढ़ाने के पश्चात कितनी विद्युत धारा मापना चाहते हैं वो क्या है आपकी I है। IM क्या है, तो IM है एमीटर में या PMMC में, PMMC या फिर एमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। या फिर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया, या तो क्या है एमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा, या फिर क्या लिखेंगे अपन, एमीटर की, क्या, एमीटर की पूर्ण स्केल विद्युत धारा, क्या, पूर्ण स्केल विद्युत धारा का मान, पूर्ण स्केल विद्युत धारा का मान। तो ये सारी चीजें अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो किसी भी एमीटर के द्वारा हम जो विद्युत धारा का मान मापना चाहते हैं उसके लिए हमको कितने मान का संट प्रतिरोध लगाना पड़ेगा उसका मान इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या, किसी भी जो एमीटर है उसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए हमको कितने मान का संट प्रतिरोध लगाना पड़ेगा उसकी मान ज्ञात करने का फॉर्मूला RSH बराबर RM बटे क्या होता है, M-1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी राशि आपको क्या बता रही है उसका पता होना चाहिए। RSH बराबर संट प्रतिरोध है, RM बराबर एमीटर या PMMC का आंतरिक प्रतिरोध है, M बराबर एमीटर गुणांक है, बराबर होता है I बटे IM। I क्या चीज है, I वो विद्युत धारा है जो PMMC की माप बढ़ाने के पश्चात हम मापना चाहते हैं। IM क्या चीज है, एमीटर की पूर्ण स्केल विद्युत धारा या वो विद्युत धारा जो माप सीमा बढ़ाने से पहले वो एमीटर माप सकता है, वो ओरिजिनल वैल्यू है, वो क्या है आपकी IM। इतना चीजें क्लियर हुई।
तो पीएमएमसी है वो पीएमएमसी, यदि हम एमीटर है तो पीएमएमसी एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीएमएमसी है उसके समांतर क्रम में एक निम्न मान वाला एक निम्न मान वाला शंट प्रतिरोध क्या करेंगे, अपन संयोजित करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी, जो शंट प्रतिरोध लगाएंगे वो क्या होगा, आपका निम्न मान वाला होगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो शंट प्रतिरोध है वो कौन सी धातु का बनाया जाता है और इस शंट प्रतिरोध की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए पीएमएमसी में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध मैग्नीन, किसका, मैग्नीन धातु का या मैग्नीन मिश्र धातु का बनाया जाता है। याद रखना कि ये जो शंट प्रतिरोध है वो कौन सी धातु से बनाया जाता है, तो शंट प्रतिरोध बनाया जाता है मैग्नीन। मैग्नीन किस किस की मिश्र धातु है, तो जो मैग्नीन होती है वो क्या, कॉपर कितना होता है आपका 84% प्लस मैग्नीज, क्या मैग्नीज कितनी होती है आपकी 12% प्लस क्या होता है आपका निकिल, क्या होता है निकिल, और निकिल कितनी होती है 4%। इन तीन धातुओं को मिलाकर किसका उपयोग बनाया जाता है, तो इन तीन धातुओं से मैग्नीन बनाया जाता है। और ये मैग्नीन से कौन सा प्रतिरोध बनाया जाता है, तो मैग्नीन से शंट प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। फिर बात आती है कि शंट प्रतिरोध की विशेषता क्या होती है, तो विशेषता क्या हो जाएगी, तो इसकी विशेषता के अंदर आपको याद रखना है कि शंट प्रतिरोध का मान, पहले तो क्या रखना है कि शंट प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, आपका निम्न होना चाहिए। शंट प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। शंट प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, आपका निम्न होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या होगी आपका, ये जो शंट प्रतिरोध है, क्या शंट प्रतिरोध का मान तापमान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो शंट प्रतिरोध है उसका मान तापमान के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अर्थात इसके ताप गुणांक का मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ताप गुणांक का मान भी क्या होना चाहिए, आपका निम्न होना चाहिए। ये क्या है, आपके शंट प्रतिरोध की विशेषता है। दोनों विशेषता आपको याद रखनी है, प्रतिरोध का मान भी निम्न होना चाहिए और ताप गुणांक का मान भी क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो जो शंट प्रतिरोध है उसको हमने एमीटर के रूप में उपयोग किया कि शंट प्रतिरोध को जब हम एमीटर के रूप में उपयोग करते हैं तो केवल मिली या माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का ही मापन कर सकते हैं। इससे यदि हम एम्पियर मान की विद्युत धारा का मापन करना चाहते हैं तो उस पीएमएमसी के समांतर क्रम में हमें एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, उच्च मान की धारा का मापन कर सकते हैं। अब दूसरा जो आता है आपका, दूसरा क्या आता है, पीएमएमसी का वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग। क्या पीएमएमसी का किसके रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में। देखिए सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या पीएमएमसी, क्या पीएमएमसी का वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग। किसके रूप में, वोल्ट मीटर में। कि यदि हम पीएमएमसी है उसको एज ए वोल्ट मीटर काम में लेंगे तो किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, क्या पीएमएमसी की सहायता से, क्या पीएमएमसी की सहायता से मिली, पीएमएमसी की सहायता से मिली या माइक्रो वोल्ट के वोल्टेज का मापन कर सकते,
मिली या माइक्रो वोल्ट के जो वोल्टेज है उसका अपन क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से मापन कर सकते हैं। पहली बात चीज क्लियर हुई। अब केवल मिली या माइक्रो वोल्ट के वोल्टेज का ही इससे मापन कर सकते हैं, ज्यादा मान के वोल्टेज का हम पीएमएमसी की सहायता से मापन नहीं कर सकते। दूसरा, पीएमएमसी वोल्ट मीटर को क्या, पीएमएमसी वोल्ट मीटर को लोड या वैद्युतिक स्रोत, लोड या वैद्युतिक स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। क्या, जो पीएमएमसी वोल्ट मीटर है उसको लोड या जो वैद्युतिक स्रोत है उसके कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस पीएमएमसी से अधिक मान का वोल्टेज मापना चाहते हैं। तो देखिए पीएमएमसी के अंदर क्या सुधार करेंगे, अगला लिखना है आपको क्या, पीएमएमसी वोल्ट मीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर की माप सीमा या फिर रेंज, माप सीमा या रेंज बढ़ाने के लिए, पीएमएमसी वोल्टमीटर की माप सीमा या रेंज बढ़ाने के लिए पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में, पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि पीएमएमसी वोल्टमीटर की यदि हम माप सीमा बढ़ाने चाहते हैं तो हमें एक उच्च मान का श्रेणी प्रतिरोध को उस पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब अगला क्या है, श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना है आपको। श्रेणी प्रतिरोध, तो श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र, श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आर एस ई बराबर हो जाएगा आर एम गुणा हो जाएगा M-1। ये श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब यहां पर आप याद रखोगे कि यहाँ आर एस ई बराबर तो क्या है, तो आर एस ई बराबर तो है श्रेणी प्रतिरोध का मान, आर एस ई बराबर तो क्या है, श्रेणी प्रतिरोध का क्या है, मान। आर एस ई बराबर तो क्या है, श्रेणी प्रतिरोध का मान। आर एम क्या है, आर एम है आपका पीएमएमसी वोल्टमीटर, पीएमएमसी वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, पीएमएमसी वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको किससे लिखेंगे अपन, आर एम से। एम बराबर क्या है, एम बराबर है आपका वोल्टमीटर गुणांक, एम बराबर क्या है आपका वोल्टमीटर गुणांक है, और एम बराबर क्या होगा आपका, तो कैपिटल वी बटे क्या होगा, वी एम होगा। एम बराबर क्या होगा, वी बटे क्या होगा आपका, वी एम। यहां पर v बराबर क्या चीज है, तो यहां पर v होगा माप सीमा बढ़ाने के पश्चात, माप सीमा बढ़ाने के पश्चात, माप सीमा बढ़ाने के पश्चात मापा जाने वाला वोल्टेज। भाई माप सीमा बढ़ाने के पश्चात हम उस पीएमएमसी से कितना वोल्टेज मापना चाहते हैं वो क्या है आपका, V है। Vm क्या है आपका, Vm है आपका वोल्ट मीटर का पूर्ण स्केल वोल्टेज, वोल्ट मीटर का पूर्ण स्केल वोल्टेज। माप सीमा बढ़ाने से पहले वो वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज माप सकता है वो क्या है आपका Vm, और माप सीमा बढ़ाने के पश्चात उस वोल्ट मीटर से कितना वोल्टेज हम मापना चाहते हैं वो क्या है आपका कैपिटल V है।
तो कैपिटल वी और वीएम ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको याद रखना है श्रेणी प्रतिरोध, क्या श्रेणी प्रतिरोध का निर्माण, श्रेणी प्रतिरोध का निर्माण कॉन्स्टेंटन या यूरेका धातु से किया जाता है। कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? तो कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु है कॉपर। कॉपर कितना परसेंट? 55%। और प्लस है किसकी? निकिल की। किसकी है? निकिल कितना परसेंट? 45%। निकिल कितना? 45%। तो ये क्या हो गया आपका पीएमएमसी का वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग हो गया कि पीएमएमसी को यदि हम वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर को लोड या वैद्युतिक स्रोत के कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं हम? समांतर क्रम में। तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर है उसको लोड या वैद्युतिक स्रोत के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर पीएमएमसी वोल्ट मीटर की सहायता से हम मिली या माइक्रो वोल्ट के वोल्टेज का ही मापन करना सकते हैं। तो यदि हम अधिक मान के वोल्टेज का मापन करना चाहते हैं, यानी कि इस वोल्ट मीटर की यदि हम माप सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का, कौन से मान का? उच्च मान का प्रतिरोध क्या करेंगे? उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अब जो श्रेणी प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो RSC बराबर RM इंटू M-1 होता है। RSC क्या है? आपका श्रेणी प्रतिरोध का मान है। RM क्या है? पीएमएमसी जो वोल्ट मीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध है। M बराबर क्या है? आपका वोल्ट मीटर गुणांक है और इसका मान कैपिटल V बटे क्या होता है? VM होता है। कैपिटल V क्या है? माप सीमा बढ़ाने के पश्चात हम उस पीएमएमसी वोल्ट मीटर से कितना वोल्टेज मापना चाहते हैं उसका मान तो क्या है? आपका कैपिटल V। वीएम क्या चीज है? वीएम है माप सीमा बढ़ाने से पहले वो वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज माप सकता है, वो क्या है? आपका वीएम। फिर श्रेणी प्रतिरोध है उसका निर्माण हम कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका धातु से करते हैं, और जो कांस्टेंट है वो कॉपर और निकिल, ये जो धातु है इसकी क्या है? आपकी मिश्र धातु है। तो ये आपका जो पीएमएमसी है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है कि आपका पीएमएमसी क्या होता है, कौन सी विद्युत राशियों का इसकी सहायता से माप कर सकते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या काम होता है। हमने एक एक चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर मैंने आपको जितना पढ़ाया है उतना यदि आप अच्छे से तैयार करके जाते हो तो पीएमएमसी वाले टॉपिक्स के अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन से आपका गलत होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पीएमएमसी की माप सीमा बढ़ाने के लिए हमने जो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला और सीरीज प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकाला है ना, इसके ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे तथा आपसे पहले हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आपके जो पहले पढ़ा था और जो पीएमएमसी है इनका क्या हो जाएगा? कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक साथ क्या हो जाएंगे? आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।